सो टिल देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि हमने सबसे पहली क्लास में देखा था कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान कौन कौन सी चेंजेस पॉसिबल हैं, कौन कौन सी चेंज होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and we call this as types of chemical reactions. So you write down types of chemical reactions. पहले इस टॉपिक को निपटाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो, अगर ब्रॉडली कहा जाए तो केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लेकिन हम इस टॉपिक को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। जितने आपके सिलेबस में है उतनी ही रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़नी है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, सो वी आर गोइंग टू डू देम। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ जो है दैट इज बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें दरअसल हम दो डिस्कस करेंगे। एक हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर इसी के अंदर हम लोग एक और डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को इकट्ठे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। देन सिक्स्थ जो आपने पढ़ा है, ये तो हमने किया था एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी खत्म किया था। सेवेंथ इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने खत्म किया था। एट्थ इज एथर्मिक रिएक्शन, इसको भी हमने अच्छे से देख लिया था कि एथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। नाइन्थ इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, we are going to do this in detail. And 10th one is neutralization reaction. Neutralization reaction. And then 11th one is, मैं सारी की सारी लिख रहा हूँ, ionic reactions are there. And 12th one is molecular reactions are there. Molecular reactions are there, and there are already other types of reactions also. There are so many types of reactions basically. So हमारे सिलेबस में कौन कौन सी रिएक्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं? विल बी डूइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पढ़ेंगे। देन विल सी व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन विल सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी डूइंग, एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन विल बी डूइंग। ये तीनों तो हमने कर दिए थे, खत्म, ये हो गए थे। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़नी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे वाले यूनिट्स में आएगा। आयोनिक और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पर भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं, पहला टाइप जो है दैट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बेटा, सबसे पहला टाइप जो है ना रिएक्शन का, दैट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले समझते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले याद रखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होती हैं टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। A reaction, or we can say like this, with those reactions in which two or more reactants combine to form
ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक या एक से दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, मतलब मान लो आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, और जैसे ही वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट, एक ही चीज बनाते हैं, यानी खाली एक प्रोडक्ट बनता है। कंबाइन होते हैं और कॉम्बिनेशन के बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है सपोज ए, और ये दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये कंबाइन हुए और यहाँ से बना सी, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और यू कैन से लाइक दिस वे, चलो ऐसे लिखो, ए और बी कंबाइन हुए और यहाँ से बन गया ए बी। ए बी एक एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, दो चीजें कंबाइन हुई और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक, ये चीज याद रखनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम सॉलिड स्टेट में, दिस इज सोडियम। सोडियम ना एक मेटल है बेटा, सोडियम इज अ मेटल, एक किस्म का मेटल है। ये कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ, Cl2। Cl2, क्लोरीन इज अ गैस, इट्स क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस, ये दोनों चीजें कंबाइन हुई। जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती है तो यहाँ से बनता है NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड है। तो मतलब आप देखो, दो चीजें कंबाइन हुई और क्या हुआ बाद में, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। सो दैट्स कॉल्ड एज, सिंपली दैट्स कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें कंबाइन और एक सिंगल चीज बन गई वहां पे, विल कॉल दिस रिएक्शन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, Mg, मैग्नीशियम है अपने पास, मैग्नीशियम भी एक मेटल है। आपने इसको O2 के साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो जब आपने इसको ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे बन जाएगा MgO। MgO मीन्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का मतलब होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो देखो ना, दो चीजें कंबाइन हुई और जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जैसे सल्फर है, SuLPHUR, सल्फर। सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है, तो यहां से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो दो चीजें सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुई और वहां पर एक ही चीज बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यही रिएक्शन होती है। पहले समझो, सल्फर और ऑक्सीजन अगर मिलाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब एक्सेस है, ऑक्सीजन है लेकिन ज्यादा है, तो यहां से बनेगा SO3। हम बोलेंगे इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। पहले क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तब बनता है जब ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन अगर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फिर इस तरह से देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, लाइक वी हैव Fe मींस आयरन, ये कंबाइन हुआ O2 के साथ, O2 मींस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बनता है FeO, आयरन ऑक्साइड, एटस्ट्रा। तो बहुत सारी चीजें है ना। देखो एक चीज ना यहाँ पे याद रख लो, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास एक मेटल है विच इज लाइक वी हैव सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम हमारे पास मेटल्स हैं, आर वेरी वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो क्या होता है, अगर आप इनको एयर में रखोगे, इफ दे आर लेफ्ट इन एयर, इफ दे आर लेफ्ट इन एयर, अगर आप इन दोनों को रखोगे रूम में, मान लो किसी जगह पे आपने रख दिया, तो क्या होता है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये रूम में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म्स
और वहां पे बनेगा फॉर्म्स ऑक्साइड, वहां पे बनेगा ऑक्साइड। और उससे क्या होगा? विद लॉट ऑफ हीट, विद लॉट ऑफ हीट, यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब सोडियम को अगर आप रखोगे ना ऐसे रूम में, तो सोडियम उस एयर के साथ रिएक्ट करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो उस रूम में प्रेजेंट है, और बहुत सारी हीट निकलेगी, 10 कैचेस फायर, और इन मेटल्स में खुद ब खुद आग लग जाती है ना। आपने सोडियम रखा यहाँ पे ऐसे करके, और जो भी एयर इसके आसपास होगी, O2 होगा आसपास, तो वो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी फायर, एक आग प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर नेवर एंड नेवर नेवर एंड नेवर सोडियम और पोटेशियम को कभी भी हवा में नहीं रखा जाता ऐसे ही। यू कैन नॉट लेफ्ट देम आउट। जैसे आप आयरन को रखते हो ना, ऐसे ही रख दिया आपने एटमोस्फेयर में आयरन को, आप सोडियम और पोटेशियम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो कैच करेंगी फायर, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी कंबाइन होते हैं। मतलब एक भयानक कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ। तो अब मसला ये है कि सर अगर हम इनको एयर में नहीं रख सकते, फिर कहाँ रखेंगे स्टोर? मैं बताऊंगा फिर कैसे रखेंगे इसको स्टोर। तो क्या करना है ना कि इस तरह से देखो क्या करना है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सोडियम सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्टिव, basically highly reactive, so cannot be cannot be left in air, thus they are always stored in kerosene। इसीलिए हम इनको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक कैरोसिन का एक डिब्बा है, इसमें आपने कैरोसिन भर दिया, या पुट है कैरोसिन देयर, कैरोसिन। तो जब आप कैरोसिन रखोगे ना, तो आपको क्या करना है, इसी कैरोसिन के अंदर आपको इस सोडियम मेटल को या पोटेशियम वाले मेटल को रख देना है, सोडियम या पोटेशियम मेटल, इसी के अंदर आप इसको रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो ये रिएक्ट करेगा एयर के साथ और कैच करेगा फायर को। दैट्स वाई इसको कभी भी आप एयर में नहीं रखते हो, ये बात हमेशा याद रखना। इट्स नेवर स्टोर्ड इन एयर। तो एक और चीज भी है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में है। तो हो सकता है कि क्या कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट होता है, एक छोटा सा एलिमेंट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कंपाउंड। कभी कभी एलिमेंट क्या करता है ना, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ताकि वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बन सके। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन O2, ये एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। इसने रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड के साथ। जब इसने रिएक्ट किया तो वहां पर बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। तो मतलब क्या है, यहाँ पे कंपाउंड ने एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पे, ठीक है। देयर इज अ कंपाउंड, सोचो दिस इज अ कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड। इसने रिएक्ट किया O2 के साथ, O2 एक एलिमेंट है, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या हो सकता है, टू कंपाउंड्स कैन ऑल्सो रिएक्ट टुगेदर। दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बन सके। ऐसा भी हो सकता है, कंपाउंड्स भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। इसने रिएक्ट किया H2O के साथ, H2O मीन्स वाटर, और जब इसने रिएक्ट किया तो यहां से बन सकता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो है ना, दो एलिमेंट्स रिएक्ट किए आपस में, लेकिन दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट किए और वहां पे कंपाउंड बन गया। लेकिन देखो क्या होता है कि इस रिएक्शन का ना, अगर ये रिएक्शन आप अच्छे से समझोगे तो इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने के लायक है। वो ये है कि सर इस रिएक्शन से क्या होता है, सपोज जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, व्हीकल्स इमिट व्हीकल्स इमिट गैसेस, व्हीकल्स गाड़ियों से धुआं निकलता है, लाइक गाड़ियों से निकलता है धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, अंडरगो, इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, अंडरगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद वाटर इन एयर, विद वाटर इन एयर। मतलब गाड़ियों से जब ये चीजें निकलती है ना, ये पोल्यूटेंट्स हैं, जब ये गाड़ियों से निकलते हैं ना बाहर, फिर हवा में जो भी वाटर प्रेजेंट है ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं बताऊं, SO3, हवा में जो पानी प्रेजेंट है ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2SO4, बनेगा H2SO4। एंड H2SO4 एक एसिड है, याद रखो H2SO4 क्या है, एक एसिड है। फिर जब बारिश होती है ना, तो ये H2SO4 नीचे आता है, जमीन पे आता है, इसको हम एसिड रेन कहते हैं। वी कॉल दिस एज एसिड रेन। मतलब देखो मैं समझाता हूँ, जो रेन होती है ना, रेन, इन्हें जो पानी होता है हवा में, उसके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है। और जैसे इसने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ना, तो पानी के साथ वो मिल गया, ये SO3, तो वहां पे बन जाता है एसिड रेन। फिर यही रेन जमीन पे गिर जाती है, ये याद रखना, यही जमीन पे गिर जाती है, ठीक। और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। चलो छोड़ो। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज, इन रिएक्शंस को एक और नाम भी दिया जाता है, और आल्सो कॉल्ड एज, याद रखो, इन रिएक्शंस को एक और नाम दिया जाता है सिंथेसिस रिएक्शंस। इनको बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शंस। ये सारी कहानी जो है ना, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता दी। बहुत सिंपल कहानी है, अच्छे से समझो। ओके, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं हमारी, जो है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दूसरा टाइप है रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बड़ी खास रिएक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। हम कहते हैं those reactions in which single compound breaks down to form multiple compounds, to form multiple reactants, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब होता क्या है कि इसमें ना आप इस तरह से समझो, ये मान लो बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है अपने पास, एक ही रिएक्टेंट होता है, और वही रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, वही टूट जाता है। मान लो आपके पास AB एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, कुछ ऐसा होता है कि यही AB टूट जाता है, A अलग और B अलग, ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल चीज होती है आपके पास जो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो आप कह सकते हो इट इज बेसिकली, आप कह सकते हो इट इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बेसिकली रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है ये। इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, ये उसका उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सारी चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनती हैं, और यहाँ पे एक ही चीज है जो ब्रेक होकर बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो ये यू कैन कॉल इट एज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे मैं बता दूं, आपके पास मान लो एक अच्छा खासा ये मॉलिक्यूल है, इट्स क्लोरीन Cl, और मान लो आपके पास ये ऐसे है, दिस इज
सोडियम Na, तो मतलब एक NaCl एक मॉलिक्यूल है आपके पास। फिर आपने क्या किया, पता नहीं किसी वजह से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, इसमें से Na अलग निकला, Cl अलग निकला, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन है। मतलब चीज तो एक ही थी NaCl, वही ब्रेक हो गई, वही टूट गई दो अलग अलग पार्ट्स में, तो हम इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? सिंपल। चलो कुछ वो एग्जांपल्स देखते हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें, कुछ कॉमन एग्जांपल्स पहले, फिर हम इस पे और आएंगे ये क्या है ये रिएक्शन। एग्जांपल्स, सबसे पहले आप कार्बोनिक एसिड की एग्जांपल ले लो, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। जब आप कार्बोनिक एसिड को देखते हो, जैसे कि मान लो आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ले ली मार्केट से, गए और सॉफ्ट ड्रिंक की एक बॉटल ले ली आपने, तो सॉफ्ट ड्रिंक की जो ड्रिंक की बॉटल होती है, जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हो ना, तो वहां से आवाज निकलती है श करके, है ना? तो वो आवाज क्या होती है बेसिकली? बेसिकली उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, माउंटेन ड्यू या जो भी है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, और जैसे आप ढक्कन खोलते हो ना, तो अंदर से कार्बोनिक एसिड बाहर निकलता है, एक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बोनिक एसिड टूट जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा होता है, यही प्रोड्यूस करता है वो आवाज, मतलब वो गैस जो वहां से बाहर निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इमेजिन करो, देखो क्या होता है ना, आपने एक बॉटल लेके आए सॉफ्ट ड्रिंक की, जैसे आपने ढक्कन खोला तो अंदर कार्बोनिक एसिड था उसके अंदर, तो वो ब्रेक हो गया कार्बोनिक एसिड ढक्कन खोलते ही, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो कार्बोनिक एसिड जो था वही ब्रेक हुआ ना, तो मतलब अंदर से एक अच्छी खासी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ठीक है, तो याद रखना, तो ये चीज आप याद रखोगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ, इसकी पहली एग्जांपल यही है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, ये पहली एग्जांपल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो कार्बोनिक एसिड है, वो कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, तो ओपन किया तो वो ब्रेक डाउन हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और हमें वो फिज की आवाज वाली आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल गहराई से याद रखोगे, ये पहली एग्जांपल है किस चीज की, डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन की। दूसरी एग्जांपल भी है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, which is called as electrolysis of water. Let me wait 1 second beta, which is called as electrolysis of water, electrolysis of water। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या, मान लो आपके पास वाटर है H2O, अगर आप इसके बीच में से करंट पास करोगे ना इस वाटर के बीच में से, तो H2 हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगा और O2 ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगी, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, जो हम इसमें करंट देते हैं, लीसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लीसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होता है, सो हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना? ठीक, ये सारी एग्जांपल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, ओके, सो ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखो, एक चीज आप हमेशा याद रखोगे, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप ना लिख के रखो इसको, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, यहाँ पे पहुंच के लोगों को लगता है, पीपल थिंक, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें एक ही रिएक्टेंट को ब्रेक करना है, तो शायद हमें यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स क्या होता है ना कि आपको, जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाओगे,
तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, मतलब वहीं से भी एनर्जी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप जो रिएक्शन करवाओगे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, उसमें आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़े, ये जरूरी नहीं है। मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे, द डिकम्पोजिशन ऑफ, जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, इससे बनता है N2 और O2, N2 एंड O2, इससे N2 एंड O2 बनता है, इस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। NO है आपके पास, NO मीन्स, NO मतलब नो नहीं NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपके पास। जब आप इसको ब्रेक कराओगे ना, तो यहाँ से N2 एंड O2 निकलेगा। N2 मीन्स नाइट्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी, इसमें मैं लिखूंगा एनर्जी, इसमें मैं लिखूंगा एनर्जी E इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब आपको समझ आया, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दूसरी बात, अगर मैं करवाऊंगा डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन मीन्स O3। सुनो, O3 की जब डिकम्पोजिशन होती है ना, O3 क्या बनता है, O3 बनता है O2 प्लस O। तो ये जो रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें एनर्जी निकलती है वहीं से, हमें नहीं देनी पड़ती एनर्जी। सो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से समझ आया कि सर ये जो एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन, ये जो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है, ये हो सकती है कि ये हो एंडोथर्मिक, या हो सकती है कि ये एक्सोथर्मिक हो। ना एक चीज आपको याद रखनी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के खुद तीन टाइप्स हैं। चलो मैं एक एक करके लिखता हूं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा जो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, और वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो बेसिकली ना हमारे पास तीन टाइप्स की डिकम्पोजिशन हो सकती है, तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। दिस इज थर्मल, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, मतलब हम रिएक्शन में हीट सप्लाई करते हैं, और हीट की वजह से कोई प्रोडक्ट, कोई चीज जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, कोई रिएक्टेंट। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, मतलब हम यहाँ से रिएक्टेंट के ऊपर लाइट डालते हैं और उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस तो अभी मैं बता चुका हूँ, इसकी एक एग्जांपल हमने देखी ऐसे करके कि डिकम्पोजिशन ड्यू टू करंट, मतलब किसी रिएक्टेंट में आपने करंट पास कर दी और करंट की वजह से वो ब्रेक डाउन हुआ। तो थर्मल मीन्स लाइट की वजह से वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, थर्मल मीन्स हीट की वजह से, सॉरी, फोटो मीन्स लाइट की वजह से, और डिकम्पोजिशन ड्यू टू करंट उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो तीन तरह की ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। नाउ वी नीड टू स्टडी ऑल ऑफ देम वन बाय वन, हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं।